हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो पावर है वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं रहती है। वो पावर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर जो होता है, जो पार्लियामेंट होता है, वो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशियरी जो कोर्ट वगैरह हो गए वो लोग जस्टिस को देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में समझेंगे बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल से। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है, मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ से मेन चीज़ है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम को स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा एरिया है बेल्जियम का, लेकिन फिर भी बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में। ठीक है, इसके बॉर्डर्स है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इन सब कंट्रीज़ के साथ ये सटा हुआ है। ठीक है, और इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। वो आधा है पॉपुलेशन हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन का। ठीक है, और यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिक का वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। एथनिक का मतलब एक ऐसा सोशल डिवीज़न कल्चर के बेसिस पे, वो पीपल जो सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन लोगों को वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका कॉमन डिसेंट, उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सेम रहे होंगे, क्योंकि उनका फिजिकल टाइप, रंग, बॉडी का आकार वो सब सेम होता है। ठीक है, कल्चर सेम होता है, लैंग्वेज, ठीक है, ये सब सेम होता है, या फिर दोनों ही सेम होता है, फिजिकल टाइप और कल्चर दोनों सेम होता है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लोग सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो लोग सेम रिलीजन या फिर सेम कंट्री के निवासी होंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग एक इंडियन मुस्लिम को लेते हैं, एक इंडिया का मुस्लिम आदमी है और एक पाकिस्तान का मुस्लिम आदमी है। ठीक है, तो दोनों का नेशनलिटी अलग है, लेकिन दोनों का हम लोग एथनिसिटी बोले तो दोनों का एथनिसिटी सेम है, क्योंकि दोनों का कल्चर सेम है, फिजिकल टाइप सेम है। ठीक है, तो ये रहा एथनिक का डेफिनेशन। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन द टर्म एथनिक। ठीक है, तो ये पूरा आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, मतलब अलग अलग टाइप के यहाँ पे लोग रहते हैं। किस किस टाइप के लोग रहते हैं, चलिए देखते हैं। इस कंट्री में टोटल पॉपुलेशन का 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है, और ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। पहला बात याद रखने वाला बात है, ये जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये येलो वाला क्या है, फ्लेमिश रीजन है और डच स्पीकिंग है। ठीक है, तो ये 59% रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए, अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, और बचा हुआ जो 40% है वो लोग वेलोनिया रीजन, ये रेड वाले को वेलोनिया रीजन बोलते हैं, और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। फिलहाल आप इतना याद कीजिए कि ये लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इनका परसेंटेज कितना है, 59%, याद करते चलिए साथ साथ, और इनका परसेंटेज कितना है, 40%। जोड़ के क्या 100 हो रहा है, नहीं 99 हो रहा है, तो बचा हुआ 1% कहाँ गया, देखते हैं, कुछ लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, जो बचे हुए 1% है वो जर्मन बोलते हैं। उनको मैप में दिखाया गया है, क्या बिल्कुल दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं अलग कलर से शेड किया हुआ, ये लोग जर्मन स्पीकिंग रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमने येलो समझ लिया, रेड समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये बीच में कैसा धब्बा सा है, ये क्या चीज़ का है, चलिए देखते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, तो ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने समझा ये 59% डच, ठीक है, फिर ये 40% फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन ये बेल्जियम में क्या हो गया है, 80% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। बातें गहराई को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे हम पूछें कि अगर पूरे कंट्री का बात किया जाए तो वहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, तो मेजॉरिटी ये 59% फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो डच स्पीकिंग है पूरे कंट्री के लिए वो मेजॉरिटी है, और जो ये 40% वाले जो है
फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ये लोग क्या है, माइनॉरिटी में आते हैं। जर्मन स्पीकिंग भी बोलेंगे, माइनॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रुसेल्स जो कैपिटल है, यहाँ का बात किया जाए तो यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है या फिर फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल है वो लोग मेजॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं, और जो डच स्पीकिंग पीपल है वो लोग क्या है, माइनॉरिटी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक उल्टा हो रहा है पूरे कंट्री का और इस कैपिटल का। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक? चलिए, तो यही इसी रीज़न से बोला गया है कि ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस कंट्री का काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। समझ रहे? एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कल्चर के बेसिस पे लोगों का डिवीज़न। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों का डिवीज़न किया गया है, तो वो इसलिए बोला है कि यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। समझ गए? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि वाई इज़ द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, तो हमने देखा जो ये 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है ये माइनॉरिटी फॉर्म करती है। ठीक है, माइनॉरिटी समझ में आ गया। लेकिन इनका एक स्पेशल फीचर ये है कि ये लोग थोड़े रिच होते थे और पावरफुल होते थे। और जो मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो काफ़ी लेट मिला, एजुकेशन का बेनिफिट भी काफ़ी लेट मिला। इस वजह से जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है इन दोनों के बीच में टेंशन्स जो है वो बढ़ता चला गया ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। समझ रहे हैं? और ये टेंशन और भी ज़्यादा था ब्रुसेल्स में, क्योंकि ब्रुसेल्स में जानते हैं आप स्पेशल प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी बन चुका था। अगर पूरे कंट्री का बात किया जाए तो 59% डच बोलने वाले थे, तो पूरे कंट्री में डच मेजॉरिटी है, लेकिन ब्रुसेल्स में जो डच था वो माइनॉरिटी बनकर रह गया था। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रहा था। समझे? तो ये हमने बेल्जियम का कंडीशन समझ लिया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब हम समझेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का कैसा हालत है, चलिए देखते हैं। तो श्रीलंका एक क्या है, आइलैंड नेशन है, वो चारों तरफ से सी से सराउंडेड है। उसके बाद इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, पॉपुलेशन यहाँ का लगभग 2 करोड़ है, एकदम हरियाणा इतना ही लगभग सेम है। और बाकी सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह श्रीलंका का भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप्स है वो कौन हो गए, सिन्हाला स्पीकर 74% और जो तमिल स्पीकर है वो 18% यहाँ पे आते हैं। आपसे अगर हम पूछे कि यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है तो आप बोलेंगे सिन्हाला स्पीकर, और माइनॉरिटी कौन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे तो आप बोलेंगे तमिल स्पीकर। इतना समझ गए ना? चलिए, अब ये जो तमिल स्पीकर्स है ये भी 2 टाइप के हैं यहाँ पे। एक तो वो तमिल है जो इस कंट्री के नेटिव है, मतलब इस कंट्री में ही पैदा हुए हैं, ठीक है, जिनको हम लोग श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं। और एक वो तमिल है जिनके दादा परदादा, 4 फादर्स जो है वो इस कंट्री में एज ए प्लांटेशन वर्कर आए हुए थे इंडिया से, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड के दौरान। इनको हम लोग इंडियन तमिल्स बोलते हैं। समझ रहे बात वगैरह ही? एक बार रिकैप करें अगर यहाँ पे तो देखिए, तो यहाँ पे मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स, माइनॉरिटी है तमिल स्पीकर्स, और ये तमिल भी 2 टाइप का, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो है जो यहाँ के नेटिव है, और इंडियन तमिल्स वो है जिनके 4 फादर्स जो है वो यहाँ पे आए हुए थे एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इतना समझे? तो ये हमने यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन समझ लिया। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मैप कहाँ है इसका, ये रहा, नीचे में मैप दिया गया है। क्या देख सकते हैं मैप में? देखिए, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये पूरा कंट्री का मैप है, तो इसका नॉर्दर्न पार्ट ये रहा, ईस्टर्न पार्ट ये रहा। तो ये जो ऑरेंज से शेड किया हुआ पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन आते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो ऑरेंज है वो क्या दर्शाता है, श्रीलंकन तमिल दर्शा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा कि श्रीलंकन तमिल जो है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में रहते हैं श्रीलंका का, ठीक है। और देखिए और क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इस कंट्री के रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है, इन लोग का रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म है, ये लोग बुद्धिस्ट है मेनली, और जो तमिल स्पीकर है ये हिंदूज़ है और मुस्लिम्स है, ठीक है। और भी एक रिलीजन है यहाँ पे, देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% ऐसे क्रिश्चियन है जो जिसमें तमिल स्पीकर भी आते हैं और सिन्हाला स्पीकर भी आते हैं। तो ये हमने समझ लिया श्रीलंका का कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब देखिए
अब एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए बेल्जियम में, हमने अभी समझा कि बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी है पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर बेल्जियम में डच कम्युनिटी एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देती है अपने मेजॉरिटी होने का, तो वे क्या करेगी कि अपना जो भी विल है, जो भी ऐसा लॉ बनाएगी कि वो सब उनको फेवर करे। वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनको इग्नोर कर देगी वो। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, सब जो कम्युनिटीज़ में डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, इन सब में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इससे हो सकता है कि कंट्री का क्या हो जाए, पार्टीशन हो जाए, बंटवारा हो जाए, ठीक है। और फिर दोनों ही साइड्स, जो डच स्पीकिंग है और फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों ही साइड ब्रुसेल्स को क्लेम करेंगी कि ब्रुसेल हमारा है, वो बोलेंगे कि वो हमारा है, ठीक है। और वहीं श्रीलंका में अगर ये कंडीशन हो जाए कि मेजॉरिटी रूल वाले लोग रूल करें, तब क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी आ जाएगी पावर में, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे सिन्हाला काफ़ी ज़्यादा हाई मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे ये अपना पूरा जो विल है वो इम्पोज कर देगी पूरे कंट्री में। जो तमिल स्पीकर है उनको भी इनका बात मानना पड़ेगा। तो ये तो हमने इमेजिन किया, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इन दोनों कंट्रीज़ में, चलिए देखते हैं। श्रीलंका ने कैसे अपने कंट्री को संभाल रखा है और बेल्जियम ने कैसे अपने कंट्री को संभाल रखा है, अब वो समझेंगे। अगला टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 बात को याद कर लीजिए श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले तो श्रीलंका में 2 ग्रुप्स हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। एक है सिन्हाला स्पीकर, दूसरा है तमिल स्पीकर। और ये जो सिन्हाला स्पीकर है ये मेनली बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और ये जो तमिल स्पीकर है ये मोस्टली क्या तो हिंदूज़ है, नहीं तो मुस्लिम्स है, ठीक है। इतना बात आप याद रख के इस टॉपिक को समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पे जो लीडर्स थे वो भी मैक्सिमम सिन्हाला कम्युनिटी के थे, ठीक है। अब ये लीडर्स सोचे कि हम लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी का डोमिनेंस होगा, हम लोग का सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स है उनका जैसा मन करेगा वो लोग वैसा रूल करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। तो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके लोगों ने वोट देकर वहाँ पे भेजा था कि आप सबका देखभाल करेंगे, वो गवर्नमेंट अब क्या की, मेजोरिटेरियन मेजर्स लेना स्टार्ट कर दी, जिससे कि सिन्हाला का दबदबा बना रहे। अब ये मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होता है या फिर मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में बोलते हैं। ये ग्लॉसरी में जितना भी लिखा हुआ है ना ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए मेजोरिटेरियन मतलब होता है अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसे सोच को बोला जाता है जिसमें यह माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ऐसे कम्युनिटी जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी भी कंट्री में, वो कम्युनिटी चाहे तो उस कंट्री को जिस तरीके से चाहे वैसे रूल कर सकती है, भले ही माइनॉरिटी को उससे सुविधा हो या फिर नुकसान हो, ठीक है। तो ऐसे सोच को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो देखिए, तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कुछ ऐसा ही पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या क्या उन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स लिया वो देखते हैं। देखिए In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया श्रीलंका का, ठीक है। तो यहीं पे जो तमिल स्पीकर्स थे वो लोग को थोड़ा धक्का लगा कि हम लोग का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ये पहला पॉलिसी था उनका, बोल सकते हैं ये पहला इनका मेजोरिटेरियन मेजर्स था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इन्होंने क्या किया। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये लोग बोलते थे कि अगर कोई इंसान सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस इंसान को यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कॉलेज एडमिशन के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। मान के चलिए कि कोई एक जॉब है वहाँ पे मान लीजिए एक वैकेंसी है, ठीक है, और मान लीजिए 2 लड़के हैं यहाँ पे, एक है सिन्हाला स्पीकर सिन्हाला कम्युनिटी से और दूसरा है तमिल कम्युनिटी से।
तो ये प्रेफरेंस पॉलिसी के तहत क्या होगा कि सिन्हाला वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी का जो एप्लीकेंट है उसको ये जॉब दे दिया जाएगा और इसको जॉब नहीं दिया जाएगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे थे कि मेजोरिटी का दबदबा बढ़ा जा रहा था, ये था दूसरा मेजर। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया गया कि जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, उस कंट्री में बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और बुद्धिज़्म आपको पता ही है मेजॉरिटी किसका रिलीजन है, ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनका रिलीजन है ये, समझ रहे। तो इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कैसा बनेगा। सबसे पहले तो आपसे पूछेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। इंडिपेंडेंस का बाद श्रीलंका में किस कम्युनिटी का सुप्रीमेसी देखने को मिला, तो आपको लिखना होगा सिन्हाला कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा घोषित किया, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सिन्हाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट मेजर्स वाज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। जो गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके भेजा गया था, उन्होंने क्या क्या मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए जिससे कि सिन्हाला का सुप्रीमेसी हो गया। तो 3 मेजर आप याद रखेंगे। नंबर 1, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। दूसरा, प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो किया गया, सिन्हाला एप्लीकेंट को पहले प्रीफर किया गया किसी भी यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए और किसी भी जॉब के लिए, ठीक है। और तीसरा, जो बुद्धिज़्म रिलीजन है इसको प्रोटेक्ट और फोस्टर किया गया, समझे। चलिए अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, ठीक है। जो तमिल कम्युनिटी था या फिर तमिल स्पीकर लोग जो थे वो लोग कैसा फील किया इस पर और कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। ये हुआ पहला इम्पैक्ट। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लोग एलियनेट, अलग फील कर रहे थे। उनको ये फील ही नहीं आ रहा था कि वो लोग श्रीलंका कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा था कि ये लोग कहीं दूसरे जगह पे आ गए हैं। तो फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप हो रहा था, ये पहला इम्पैक्ट पड़ा। और वो लोग देखिए क्या महसूस करते हैं कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स लोग लीड कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके लैंग्वेज या फिर उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, कोई भी उनको विटनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। वही फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप हो रहा है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और ऐसा हो भी रहा था उनके साथ। उन्होंने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है उससे उनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा है इक्वल, उनको जॉब मिलने में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल पॉलिसी, ठीक है। और भी कई सारा अपॉर्चुनिटीज़ है और उनका जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा था। तो एज अ रिजल्ट जो दोनों कम्युनिटी है उन दोनों का बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी क्या हो गया, स्ट्रेंड हो गया, बिगड़ता चला गया वक्त के साथ साथ। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब श्रीलंकन तमिल्स तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, उन लोगों ने भी कुछ काम करना स्टार्ट किया। उन लोगों ने अपना पार्टी लॉन्च किया और काफ़ी स्ट्रगल किए ताकि ये लोग तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना पाए। और रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, और इक्वलिटी चाहिए कोई भी अपॉर्चुनिटी में, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर जॉब हो। ये सब चीज़ वो लोग डिमांड करने लग गए। लेकिन इनका जो डिमांड था वो रिपीटेडली डिनाइड, ठीक है, कोई इनको डिमांड को पूरा नहीं कर रहा था। तो बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state in northern and eastern parts of Sri Lanka। आपको पता है कि जो श्रीलंकन तमिल्स है वो मेनली कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। ये मैप में हमने देखा था, ठीक है, ये नॉर्थ और ईस्ट पार्ट जो ऑरेंज पार्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने थे वो लोग डिमांड कर रहे थे कि अब इनको क्या चाहिए, अलग एक स्टेट बनना चाहिए, ठीक है, जो अलग हो ये सिन्हाला कम्युनिटी से, ये लोग डिमांड कर रहे थे। तो यही होता है जब ज़्यादा दो कम्युनिटी के बीच में जब ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है ना तो कंट्री का पार्टीशन देखने को मिलता है, जैसा कि इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट।
और वही जितना डिस्ट्रस्ट बढ़ते जा रहा था, अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जा रहा था और तुरंत क्या हो गया, सिविल वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब ये सिविल वॉर क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिविल वॉर का मतलब होता है अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। इसका एक फीचर है कि ये कंट्री का अंदर ही होता है, ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में, और इतना ये बढ़ जाता है विवाद कि लग रहा है कि यहाँ पे वॉर ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं सिविल वॉर। कंट्री के अंदर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई को सिविल वॉर बोलेंगे, ठीक है, जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिविल वॉर का वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, हज़ारों लोग मारे गए, कई सारे फैमिलीज़ को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा एज रिफ्यूजी, और कई सारे लोगों ने तो अपना लाइवलीहुड भी खो दिया, रोजी रोटी भी खो दिया, ठीक है। और हमने इकोनॉमिक्स वाले बुक में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी था कि श्रीलंका का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी हाई था, ठीक है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ ये सिविल वॉर यहाँ पे काफ़ी टेरिबल सेटबैक देखने को मिला है, ठीक है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ में। तो फाइनली 2009 में ये सिविल वॉर ख़त्म होता है, ठीक है, तब जाके श्रीलंका का हालत थोड़ा सुधरता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया श्रीलंका का कैसा कैसा सॉल्यूशन निकाला गया। तो हमने समझा कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है और वहाँ के जो लीडर्स थे वो लोगों ने कौन सा रास्ता फॉलो किया कंट्री को रूल करने के लिए। तो एक शब्द में बोला जाए तो उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया कंट्री को रूल करने के लिए, ठीक है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसका जैसा मन वो वैसे रूल करेंगे, इग्नोरिंग द डिमांड्स ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये लास्ट टॉपिक से वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे पूछेंगे कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट जो मेजोरिटेरियन पॉलिसी लिया था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला तो ये इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन था वो फर्दर स्ट्रेंड हो गया, ठीक है, बिगड़ता चला गया। कई सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो लोग एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का डिमांड करने लग गए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स। फिर ये जो डिस्ट्रस्ट था वो इंक्रीज होता चला गया और क्या बन गया, सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। और इससे थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, कई सारे फैमिलीज़ को कंट्री छोड़ना पड़ा और कई सारे उन्होंने लाइफ छोड़ दिया। कई सारे इम्पैक्ट है, कोई 3 लिख देना है, समझे कि नहीं समझे। चलिए, श्रीलंका का सॉल्यूशन हमने देखा। अब हम देखते हैं बेल्जियम ने कैसे अपने कंट्री को रूल करने का डिसाइड किया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये है नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, अब बेल्जियम का मॉडल समझने से पहले हम लोग थोड़ा बेल्जियम का एक बार रिकैप कर लेते हैं, एथनिक कॉम्पोजिशन, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो। तो ये देखिए, ये था बेल्जियम का मैप। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो है डच कम्युनिटी 59%, ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया 40% वो था फ्रेंच स्पीकिंग और बचा हुआ 1% थे जर्मनी स्पीकिंग, ठीक है, ये हमने देखा था। और ये जो ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ है ये है कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। यहाँ पे सिचुएशन उल्टा था, यहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो थे 80% और जो डच बोलने वाले थे वो थे 20%। मतलब पूरा कंट्री का बात किया जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी था डच का और माइनॉरिटी था फ्रेंच का, लेकिन ब्रुसेल्स का बात किया जाए तो यहाँ पे मेजोरिटी हो गया है फ्रेंच का और माइनॉरिटी हो गया है डच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी का। समझे इतना? तो वही बात यहाँ सब में लिखा हुआ था। अब इतना बात को याद रखें, इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। इन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया कंट्री को रूल करने का। इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया कि उनके कंट्री में काफ़ी रीजनल डिफरेंसेस और काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, मतलब चेंज किया, ठीक है, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट निकाला जा सके जिससे कि कंट्री में हर कोई इक्वल राइट्स के साथ जी पाए, ठीक है। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया है अपने कंट्री को रूल करने का वो काफ़ी अलग है बाकी और कंट्रीज़ से और काफ़ी नया भी है। तो उस बेल्जियन मॉडल का कुछ एक एलिमेंट्स, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या अरेंजमेंट निकाला, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पूरा कंट्री का जो गवर्नमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के नंबर्स जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अगर कोई लॉ पास करवाना है तो वहाँ पे दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, तो दोनों ही के मेजोरिटी मेंबर सपोर्ट करने चाहिए उस लॉ को, तभी वो लॉ पास होगा। तो इससे क्या साबित होता है, दस
नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। ना ही डच ना ही फ्रेंच कम्युनिटी अपना मर्जी से कोई भी लॉ पास करा सकते, दोनों का ही सपोर्ट होना चाहिए तो ही कोई लॉ पास होगा। ठीक है, ये पहला अरेंजमेंट। अब आते हैं दूसरे अरेंजमेंट पे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो दोनों रीजन है, जहाँ एक में तो फ्रेंच, एक में डच रहने वाले और एक में फ्रेंच रहने वाले, तो दोनों में जो स्टेट, कई सारे स्टेट थे, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बना दिया गया। ठीक है, और उनको कुछ पावर दे दिया गया। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट थे वो किसी भी सेंस में सबऑर्डिनेट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कुछ ऑर्डर दे और इनको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पावर शेयरिंग हमें देखने को मिला कि कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, ये है दूसरा अरेंजमेंट। आते हैं तीसरे अरेंजमेंट पे। जो इनका कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया। ठीक है, और इस गवर्नमेंट में भी दोनों ही जो कम्युनिटी है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा, मतलब बराबर मिनिस्टर्स होंगे इस गवर्नमेंट में, फ्रेंच स्पीकिंग भी और डच स्पीकिंग भी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रुसेल में तो 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग। ठीक है, तो ये फ्रेंच वाले लोग इनका बराबर नंबर के लिए कैसे मान गए? तो ऐसा इसलिए माने क्योंकि जब पूरा कंट्री का बात हो रहा था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने का बात हो रहा था, तब मेजॉरिटी में कौन था? डच वाले थे ना, माइनॉरिटी में फ्रेंच वाले थे। तो यहाँ पे भी तो डच ने भी तो समझौता किया था। डच वाले भी एग्री किए थे कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगा तो वहाँ पे मिनिस्टर्स का नंबर बराबर होगा। तो पूरा कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए डच वालों ने कुछ कंप्रोमाइज़ किया। वैसे ही ब्रुसेल का जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था तो फ्रेंच वाले लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात को माना कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों कम्युनिटी के इक्वल होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते वक्त डच वालों ने कुछ कंप्रोमाइज़ किया था, इसलिए जब ब्रुसेल में जब गवर्नमेंट बन रहा है तो यहाँ पे फ्रेंच वालों ने कुछ कंप्रोमाइज़ किया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने 3 मेजर देख लिया, और भी एक मेजर है यहाँ पे चौथा। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरा भी गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि जो डच है, फ्रेंच है, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये लोग नो मैटर कहीं भी रहते हो, इन सब के मेंबर्स चुन के ये गवर्नमेंट बनाया जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट का रोल होता है कि ये लोग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को देखते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन पूछते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम। तो आपको लिखना पड़ेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका रोल भी याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाईलाइट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। कौन से मेजर्स उन्होंने लिए? तो ये 4 मेजर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 2, पावर शेयरिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 3, स्पेशल अरेंजमेंट इन ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल का सेपरेट गवर्नमेंट बना था जिसमें बोथ कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ था। ठीक है, और चौथा था फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आपको लग रहा होगा कि ये बेल्जियन मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेटेड है भी, लेकिन जो भी हो ये अरेंजमेंट अभी तक काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इस अरेंजमेंट का वजह से कई सारे सिविक स्ट्राइप्स, जैसे कि सिविल वॉर, ये नहीं हुआ, दोनों कम्युनिटी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़ा, कंट्री का डिवीज़न नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ एडवांटेज है इस अरेंजमेंट का। और इसका सक्सेस हम इस बात से भी माप सकते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ तो कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की। अब सवाल ये था कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे बनाया जाए, तो ब्रुसेल्स को चूज़ किया गया इसका हेड क्वार्टर बनाने के लिए। ठीक है, मतलब ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग इस दोनों स्टोरी से क्या समझे? एक बेल्जियम का स्टोरी है और एक श्रीलंका का स्टोरी है। दोनों से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि दोनों ही डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों ही पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करती है। बेल्जियम में जो यहाँ के लीडर्स थे उन्होंने ये बात को रियलाइज़ किया कि अगर यूनिटी चाहिए कंट्री में तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो भी कम्युनिटी है उसका फीलिंग्स को रेस्पेक्ट करें, उनका इंटरेस्ट को ध्यान में रखें। ठीक है, और वहीं श्रीलंका एक अलग एग्जाम्पल पेश करता है। ये शो करते हैं कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपना जो डोमिनेंस है वो अगर फोर्सली थोपना चाहे मेजॉरिटी के ऊपर और पावर शेयरिंग ऐसे करे, ठीक है, और पावर शेयरिंग करना ही ना चाहे, तो उस वजह से क्या हो सकता है, कंट्री का जो यूनिटी है वो अंडरमाइन ख़त्म हो सकता है और यहाँ पे सिविल वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सीखा। तो यही है ये टॉपिक में जो भी क्वेश्चन बनेगा हम आपको बता ही दिए। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को समराइज़ करें कि
श्रीलंका और बेल्जियम में क्या क्या डिफरेंसेस आया, तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। बेल्जियम ने क्या पॉलिसी फॉलो किया, पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग फॉलो किया। और श्रीलंका ने क्या पॉलिसी फॉलो किया, इन्होंने पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, यहाँ पे बेल्जियम वालों ने क्या किया कि हर एक कम्युनिटी को इक्वल पावर्स दिया, मेजर माइनर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को फॉलो किया, जो मेजोरिटी सिन्हाला ग्रुप थे उनको हर चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, इससे क्या हुआ कि बेल्जियम में प्रॉब्लम सॉल्व हुए और श्रीलंका ने जो पॉलिसी फॉलो किया उससे प्रॉब्लम्स और इंक्रीज़ हुए। ठीक है, यहाँ पे जो सिविक स्ट्राइफ था वो अवॉइड हो गया और यहाँ पे जो सिविल स्ट्राइफ वो और भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है बेल्जियम और श्रीलंका में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस देखेंगे। सेट ऑफ रीजंस है, हाँ, एक सेट में कई सारे रीजन है, दूसरे सेट में कुछ रीजंस है। तो दो सेट ऑफ रीजंस हम देखेंगे जिस वजह से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो पहला सेट ऑफ रीजन से स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाता है अगर आप पावर शेयरिंग करते हैं तो। समझ गए, बेल्जियम के केस में हमने देख ही लिया। और देखिए, और कुछ रीज़न ये बताया गया है कि सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इससे वायलेंस होगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सरकार का गिरने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो पावर शेयरिंग जब आप करते हैं तो चूंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा जिस वजह से वायलेंस नहीं होगा, जिस वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, बार बार गवर्नमेंट चेंज करने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीज़न। और अगर आप मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं तो आप मेजोरिटी कम्युनिटी का जो विल है वो इम्पोज कर रहे होंगे माइनॉरिटी के ऊपर। तो ये शॉर्ट रन में तो एक अच्छा ऑप्शन दिखता है कंट्री को रूल करने का, लेकिन लॉन्ग रन में ये काफ़ी नेशन के लिए घातक होता है। ये नेशन का यूनिटी को अंडरमाइन कर देता है, ठीक है, ख़राब कर देता है। और देखिए, इससे माइनॉरिटी तो परेशान होते ही हैं, माइनॉरिटी ऑपरेसिव को फेस करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो भी आगे चल के बर्बाद हो जाते हैं अगर वो मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ सेट ऑफ रीजन्स है जो पहले पॉइंट में दिए गए हैं। ठीक है, पहला हो गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स अवॉइड हो जाता है, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर ये मेंटेन रहता है। ठीक है, और नेशन का यूनिटी अंडरमाइन नहीं होता है। अब आते हैं सेकंड सेट ऑफ रीजन्स पे। ये कुछ डीपर रीज़न है जिसके कारण पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छा माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये सीधा लाइन आपको देंगे और बोलेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। किसी भी डेमोक्रेसी में या फिर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर आइडियली क्या होना चाहिए कि पावर शेयरिंग होना चाहिए हर उस इंसान के साथ जो उस पावर से अफेक्ट होंगे। ठीक है, वहाँ पे पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का, लगभग आत्मा जैसा है डेमोक्रेसी का। ठीक है, अगर कोई डेमोक्रेसी है और वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी क्या है, बेसलेस है, कोई जान नहीं है उस डेमोक्रेसी में अगर वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है तो। समझ रहे? तो इसीलिए पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी का स्पिरिट बोला गया है। ठीक है, अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होना ही चाहिए, नहीं तो वो डेमोक्रेसी कोई काम का नहीं है। ठीक है, A legitimate government is one where citizens through participation acquires a stake in the system। एक सही गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट होता है जहाँ पे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? अब सब सिटीजन मिलकर तो लॉ नहीं बनाएंगे ना, वो लोग अपना कुछ लीडर्स चुन के भेजेंगे, वो लोग पार्लियामेंट में बैठ कर लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये दो सेट ऑफ रीजन्स। और भी आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पहला सेट ऑफ रीजन्स है इसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन्स, और जो सेकंड सेट ऑफ रीज़न है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को उसका स्पिरिट बोला गया है। ठीक है, इस सेकंड रीज़न को बोलते हैं मोरल रीजन्स। अब ये प्रूडेंशियल और मोरल क्या है इसको समझते हैं। देखिए, प्रूडेंशियल
मतलब कोई भी चीज़ जो बेस्ड ऑन प्रूडेंस हो, प्रूडेंस मतलब समझदारी के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है, जहाँ पे केयरफुल कैलकुलेशन होता है, क्या गेन हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। मतलब आप दिमाग लगा के अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन को प्रूडेंशियल डिसीजन बोला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भावना पे या फिर नैतिकता के आधार पर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन को बोला जाएगा मोरल रीजन्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोला गया कि प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विथ डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। तो प्रूडेंशियल का ऑपोजिट होता है मोरल कंसिडरेशंस, ठीक है, वो यहाँ पे बोला गया है। तो पहले सेट ऑफ रीजंस को हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजंस और सेकंड सेट ऑफ रीजंस को बोलते हैं मोरल रीजन। समझे इतना? प्रूडेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन में बताया गया है, मतलब इसमें हम लोग समझदारी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो समझदारी वाला रीजन बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे बेटर आउटकम्स निकल के आता है। बेटर आउटकम्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, ये सब कुछ बेटर आउटकम्स है। और वहीं पर मोरल रीजन जो है वो बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, एक वैल्यूएबल है, नैतिकता के आधार पर पावर शेयरिंग करना ही चाहिए हमें, ठीक है, अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो समझ में आ गया ये दो रीज़न। तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन जाएगा कि एक्सप्लेन टू सेट ऑफ रीजन्स एज टू वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो आप दो हेडिंग लगा दीजिएगा, एक होगा प्रूडेंशियल रीजन, उसके अंदर में आप ये सब लिखिएगा, ठीक है, और दूसरा हेडिंग लगाइएगा मोरल रीजन्स, उसके अंदर में आप ये सब लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही कुछ क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लाइन देंगे और बोलेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का जो भी इंपॉर्टेंस है वो सब गिना दीजिएगा, ये सब लिखिएगा और प्लस ये भी चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक है, ये सबसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस किस तरीके से पावर शेयरिंग होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पावर शेयरिंग का ऑपोजिट होता है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, मतलब पावर शेयरिंग ना करना। चलिए, तो कोई खास बात है नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम ये माना जाता था कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ रहना चाहिए जो कि प्लेस पर रहे, मतलब पावर सेंट्रलाइज हो, ठीक है, पावर शेयरिंग ना हो, हमेशा से ये माना जाता था। ये माना जाता था कि अगर पावर शेयरिंग हो गया तो इससे क्विक डिसीजन लेने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आया तब से ये नोशन या फिर ये आइडिया थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है कि जो भी पॉलिटिकल पावर मिला है उसका सबका सोर्स है पीपल, लोगों ने ही वो पावर दिया हुआ है, ठीक है। और कोई भी एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होता है जिसमें सभी डाइवर्स ग्रुप और व्यूज़ को जगह दिया जाता है अपने डिसीजन में, ठीक है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसी बनेगा उसमें सबका वॉइस रहेगा, ये एक अच्छा डेमोक्रेसी का निशानी होता है। तो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में कई सारे तरीके से पावर शेयरिंग होता है, चलिए देखते हैं। तो ये सब सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, कि किस किस तरीके से पावर शेयरिंग होता है। तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। यहाँ पे पहले में दिया गया है कि जो इसमें पावर शेयरिंग होता है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, ये लोग लॉ को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वाले लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग इसमें आते हैं। और जो जुडिशियरी है वो लोग जस्टिस देते हैं, जो जज है, कोर्ट से, वो इसमें आती है, ठीक है। तो ये तीनों को ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बोला गया और तीनों को अलग अलग पावर दिया गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिफरेंट गवर्नमेंट है ये सब सेम लेवल पे है, ठीक है, और इनको पावर दिया गया है। तो लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है ना, और ये तीनों सेम लेवल पे है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, और इन तीनों में पावर शेयरिंग हुआ है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे एडवांटेज ये है कि किसी भी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे उल्टा सीधा कोई लॉ बन गया, तो इस लॉ को देखने के लिए जुडिशरी है, ठीक है, वो इस लॉ को चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो भी इन्होंने किया है, जो भी काम किया है, सबका जवाबदेही इनको पार्लियामेंट में आके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है
कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर रहा है, ठीक है। कोई भी अपना मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहता है हर इंस्टीट्यूशन में, ये इसका एडवांटेज है। तो अब यहाँ पे देखिए इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी डेमोक्रेसी में इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो यहाँ पे बोला गया है कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल अपना पावर तो दिखाते हैं, एग्जीक्यूट करते, कोई भी काम करते हैं, लेकिन इन लोग को पार्लियामेंट या फिर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें आकर जवाब देना पड़ता है। सिमिलरली जो जजेस है उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव का फंक्शनिंग को चेक कर सकते हैं, इनमें इतना पावर होता है। इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो दो वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और दूसरा है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद पूछ सकते हैं कि क्यों हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गया पहला पावर शेयरिंग का तरीका, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग किया जाता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे होती है और उसमें पावर शेयरिंग होता है। एक गवर्नमेंट जो होती है जो इंटायर कंट्री के लिए होता है, जिसको जनरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल या फिर रीजनल लेवल पे होता है, ठीक है, जिसको हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये जनरल गवर्नमेंट को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में इस फेडरल गवर्नमेंट का नाम है सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। और जो रीजनल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको हम लोग इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंडिया जैसे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली बोल देता है कि ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनका पावर क्या क्या होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर क्या है, ये क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन श्रीलंका में यही चीज़ नहीं हो पाया था, और इस पावर का जो डिवीज़न है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो और नीचे का अथॉरिटी है, जैसे कि म्यूनसिपलिटी हो गया, पंचायत हो गया, इन लोग को भी कुछ पावर दिया गया है। तो और ये लोग डिफरेंट लेवल्स पे हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऊपर में है, म्यूनसिपलिटी नीचे में है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे पावर शेयरिंग को भी हम लोग बोल देंगे यही कि यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऐसा डिवीजन ऑफ पावर जिसमें अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट हो, एक गवर्नमेंट ऊंचा लेवल का है, फिर उससे नीचे लेवल, उससे नीचे लेवल, अगर इस फॉर्म में पावर शेयरिंग हो रहा है तो इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे गवर्नमेंट जो थे, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स थे वो सब क्या थे, सेम लेवल पे थे, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन बोला जा रहा था। और यहाँ पे अलग अलग लेवल पे है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन बोला जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा कि व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब पावर देखिए अलग अलग ग्रुप में भी शेयर किया जा सकता है, कोई धर्म के आधार पर ग्रुप बना दिया जाए या फिर लैंग्वेज के आधार पर ग्रुप बना दिया जाए और उनको कुछ पावर दे दिया जाए। जैसा कि हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि एक अलग गवर्नमेंट बना दिया गया था जिसको बोलते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे हर एक कम्युनिटी का मेंबर इसमें होता था, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल अरेंजमेंट बना दिए जाते हैं जिससे कि जो सोशली वीकर सेक्शन है और जो वुमेन है वो लोग भी लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल प्ले कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मान लीजिए टोटल 100% है, उसमें से मान लीजिए 30% सीट रिजर्व कर दिया गया फॉर सोशली वीकर सेक्शन या फिर वुमेन के लिए। तो ये जो 30% रिजर्व किया गया है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं अमॉन्ग सोशली वीकर सेक्शन और वुमेन के बीच में। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो इसका एम ही ये होता है कि जो सोशल ग्रुप्स है अलग अलग टाइप के, उनको गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जगह देना, पावर शेयर करना, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में मान लीजिए मुस्लिम्स का नंबर अगर कम है, क्रिश्चियंस का नंबर अगर कम है, तो इस मेथड के जरिए हम इनको एक अच्छा शेयर दे सकते हैं पावर में,
ठीक है, तो ये अभी हमने क्लियर कर लिया कि कैसे सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। अब देखते हैं एक और लास्ट जो पावर शेयरिंग का मेथड है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ये लोग कैसे पावर शेयरिंग में रोल प्ले करते हैं। डेमोक्रेसी में हमें पता है कि सिटीजन्स को ये मौका मिलता है कि वो लोग कंटेंडर्स जो लीडर्स हैं उनको चुन पाए, ठीक है। इसलिए जो पार्टीज है वो आपस में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो कभी अगर एक पार्टी का सरकार है तो कुछ देर बाद वो पार्टी हट के कोई दूसरा पार्टी आएगा, ठीक है, फिर और तीसरा पार्टी आएगा। तो यहाँ पे भी देखा कि पावर जो है वो शेयर हो जाता है अलग अलग पार्टीज़ में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। लॉन्ग रन में अलग अलग पार्टीज़ को मौका मिलता है कि वो सत्ता पे आए और अपना पावर को एग्जर्ट करे, ठीक है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, और कभी कभी तो ये लॉन्ग रन में ना दिख के, लॉन्ग रन वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए पहले कांग्रेस का सरकार था ना, यूपीए सरकार था पहले, फिर वो हट के अभी आया है जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार, वो आया हुआ है। फिर आगे चल के ये भी तो हटेगा ना कभी, फिर कांग्रेस आएगा, फिर कभी और पार्टी आएगा। लॉन्ग रन में बात करें तो हर एक पार्टी में पावर शेयर होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, एक साथ ही हमें दिख सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी सीट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जो दो पार्टी है वो दोनों मिल के सरकार को बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, कहीं पे लिखा होगा ये रहा, कोएलिशन गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्टी मिलके इलेक्शन लड़ते हैं और गठबंधन का सरकार बनाते हैं। अगर ये अलायंस जीत जाता है तो दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। तो ये हमने देखा कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर शेयर करती है। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स पावर शेयर करती है। देखिए, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का अपना ग्रुप होता है, ट्रेड यूनियन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप हो गए, फार्मर्स का अपना ग्रुप होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर का अपना ग्रुप होता है। तो ये लोग भी गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं। क्या तो ये लोग, अगर कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए कभी कोई विवाद छिड़ गया तो गवर्नमेंट कोई कमेटी बनाती है उस विवाद को देखने के लिए, तो उस कमेटी में एज अ मेंबर हो सकता है कि इनके, मान लीजिए वो विवाद ट्रेडर से रिलेटेड है तो ट्रेडर का कोई मेंबर को इस कमेटी में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे भी पावर शेयरिंग देखने को मिलता है ट्रेडर्स में, ठीक है। अगर वो विवाद बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेसमैन को कोई बिजनेसमैन को इस कमेटी में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इससे भी पावर शेयरिंग होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमने देखा कि कैसे प्रेशर ग्रुप से पावर शेयरिंग होता है। अब जो ये तीसरा है कि मूवमेंट से कैसे पावर शेयरिंग होता है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। ये चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है। तो वीडियो एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स। जवाब दीजिएगा, काफ़ी ईजी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कितने बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया? जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है, आप खुद ही पढ़ के इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये क्वेश्चन आंसर का जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, और प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कीजिए, कई सारे वीडियोज़ हैं वहाँ पे, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।